स्वागतम स्वागतम। चलिए, आप सभी का स्वागत है व्याकरण के इस पाठ में। प्रणाम 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 प्रणाम। अवकाश होने पर लगता है आप लोग भी अवकाश में चले जाते हो। सादरम नवमी साध। प्रारंभ किया जाए फिर अपना पाठ आज का। नमो नमः नमो नमः। चलिए, कृदंत प्रकरण अपना चल रहा है और कृदंत प्रकरण की आप लोगों की संख्या तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नमो नमः, स्वागत है। तो प्रारंभ करते अपन। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए, कल का अवकाश हो गया था किसी कारणवश, अवश्य अपनी जो विशेष कक्षाएं थी वो भी नहीं लग पाई लघु शब्देंदु शेखर की। आज अपना शेखर का जो चल रहा है पाठ वहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक अपन विशेष प्रत्ययों के बारे में तबियत पढ़ लिया, अनियर पढ़ लिया, यत पढ़ लिया और क्यप का प्रसंग चल रहा था। तो क्यप के प्रधान सूत्र में क्यप प्रत्यय कहाँ होता है इसके बारे में अपन ने प्रधान सूत्र देखा था, वदः सुपि क्यप च। ये सूत्र वद धातु के हलंत होने पर भी विशेष विधान के द्वारा यहाँ क्यप प्रत्यय का विधान करते हैं। विशेष विधान क्यों करना पड़ा? क्योंकि ऋकारांत और हलंत धातु से सामान्य नियम से ण्यत प्रत्यय होता है। तो वद धातु जो है वो हलंत धातु है और हलंत धातु होने से ण्यत प्रत्यय होना चाहिए, लेकिन कहा नहीं, विशेष परिस्थिति में कुछ धातुओं से हलंत होने पर भी ण्यत प्रत्यय नहीं हो करके यत भी होता है और क्यप भी होता है। तो इस तरह से हलंत धातु होने पर भी कहाँ यत प्रत्यय था, ये तो हम यत प्रत्यय के प्रसंग में पढ़ लिए। क्यप प्रत्यय के प्रसंग में कहा कि यदि कोई सुबंत पद उपपद में रहता है और वद धातु है, तो वद धातु होने पर सुबंत उपपद में रहने पर क्यप प्रत्यय होता है। लेकिन कंडीशन और भी लगाया कि उपसर्ग से रहित होने पर। तो इसका मतलब हुआ कि सुबंत उपपद में चाहिए, वद धातु में कोई उपसर्ग नहीं चाहिए, ऐसी स्थिति में ही क्यप प्रत्यय होगा। और इस सूत्र में जो चकार का विधान किया था, उस चकार के विधान से यत प्रत्यय का भी बोध कराया था। इसका मतलब ये हुआ
कि उपसर्ग रहित सुबंत उपपद में रहने पर वद धातु से क्यप और यत प्रत्यय दोनों होंगे। और अपन ने पढ़ा था कि क्यप प्रत्यय का उदाहरण था ब्रह्मोद्यम। तो यहाँ ब्रह्म उपपद में है, भाव अर्थ में है, तो ब्रह्मवदनम ये तात्पर्य था। तो ब्रह्मवदनम इस अर्थ में ब्रह्म उपपद में रहने पर वद धातु से क्यप प्रत्यय जब किया तो क्यप का य बचा था और कित प्रत्यय होने के कारण संप्रसारण हो गया था। वह को संप्रसारण ऊ करके विभक्ति का लोप हो करके उपपद समास विभक्ति का लोप हो करके और म और ऊ को आदगुण से गुण करके ब्रह्मोद्य प्रयोग बनाया था हमने। प्रयोग बन गया था ब्रह्मोद्यम। और जिस पक्ष में यत प्रत्यय हुआ था वहाँ ब्रह्मवद्यम ये प्रयोग बना था। कहा ब्रह्म क्या चीज़ है? तो ब्रह्म नाम वेदः, ब्रह्म वेद को कहते हैं। और तस्य वदनम, और उसका कहना, उसको बोलना ब्रह्मवद्य कहलाता है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, कर्म अर्थ में भी ये प्रत्यय होते हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखना, ये सब तो तय कर दिया। फिर बाद में कहा कि यदि उपसर्ग यदि रहेगा वद धातु से, तो उपसर्ग रहने पर तो वही ण्यत प्रत्यय ही होगा। जैसे उदाहरण दिया था अनुवाद्यम, तो अनु उपसर्ग पूर्वक वद धातु से ण्यत प्रत्यय जब हो गया तो ण्यत प्रत्यय का य बचा। उपसर्ग होने के कारण वद से ण्यत का शेष जो य बचा, तो यहाँ ण्यत में णकार की संज्ञा होने के कारण णित प्रत्यय होने से अतुपधाया सूत्र से उपधा को वृद्धि करके वाद्य बन गया। तो बन गया प्रयोग अनुवाद्यम। इसी तरह से अनुवाद्यम, अपवाद्यम। तो यहाँ वाद्य जब रहेगा इसका मतलब ण्यत प्रत्यय है, वद्य जब रहेगा तब यत प्रत्यय है, और ओद्य जब हो गया तो क्यप प्रत्यय है। तो ब्रह्मोद्यम, ब्रह्मवद्यम, अनुवाद्यम, अपवाद्यम ये सारे प्रयोग बन जाते। इसी तरह से दूसरा नियम दिया था कि नहीं, भू धातु यदि है तो उससे भी भाव अर्थ में यत प्रत्यय होता है। तो जैसे हमने कहा कि क्यों अलग से ये बनाया, क्योंकि भू धातु तो अजंत धातु है, और अजंत धातु जब है तो ऐसी स्थिति में अचो यत सूत्र से हमेशा यत प्रत्यय ही होना चाहिए। तो यत प्रत्यय जब होगा तो ऐसी स्थिति में अलग स्थिति बनेगी। लेकिन यह क्या कह रहा है कि नहीं, पूर्व सूत्र से वही सुबंत की अनुवृत्ति ला करके सुप उपपद में रहने पर यदि भू धातु का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्यप प्रत्यय ही होगा। तो जैसे उदाहरण दिया ब्रह्मणः भावः ब्रह्म भूयम। तो ब्रह्म का जो भाव है इस अर्थ में, ब्रह्म का जो विचार है, ब्रह्म का जो होना है, ब्रह्म की जो सत्ता है, इस अर्थ में ब्रह्म उपपद में रहने पर भू धातु से क्यप प्रत्यय जब हो जाएगा तो क्यप का य बचा, स्थिति बनी ब्रह्म भू य। और चूंकि क्यप में ककार की संज्ञा हो जाने से कित प्रत्यय हो करके गुण का निषेध हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा ब्रह्म भूय। सु अम कर देंगे ब्रह्म भूयम, ये प्रयोग बनेगा। अवगतम। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि सुप उपपद में रहेगा तभी होगा क्यप प्रत्यय। यदि सुप उपपद में नहीं है तो भू धातु से सामान्य जो यत प्रत्यय है वो यत प्रत्यय होगा। तो भू धातु से जब यत प्रत्यय करेंगे तो भू प्लस यत, यत का शेष य, वही आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुकम शेष से और सार्वधातुकार्धातुकयों से इगंत अंग जो भू का ऊ, उसको गुण कर देंगे तो भो प्लस य और वांतोई प्रत्यय से अवादेश होकर के भव्यम प्रयोग बनेगा। ये पढ़ लिए थे। इसी तरह से हमने दूसरा भी नियम पढ़ा था, एति स्तु सास ब्री द्री जुषः क्यप। मैंने इन धातुओं से भी क्यप प्रत्यय होता है। और
इसका प्रत्येक का उदाहरण पढ़ा था कि इण गतौ जो धातु है उसका अर्थ किया था एति गच्छति इति। तो इण धातु से क्यप प्रत्यय करके और ई य जब स्थिति बनी थी तो बीच में हमने एक विशेष नियम पढ़ा था हरस्वस्य पिति कृति तुक। वो सूत्र कहा था कि हरस्व अक्षर यदि हो तो उसके बाद में पित कृत प्रत्यय बाद में होने पर, पित मने पकार की संज्ञा है जिसके, कृदंत का प्रत्यय हो, ऐसे प्रत्यय बाद में रहने पर हरस्व अक्षर से तुक का आगम होगा और तुक का शेष क्या बचेगा क, तो वह हरस्व का अवयव होगा, अंत में होगा। तो अब जैसे ई प्लस य है क्यप प्रत्यय करने के बाद, तो पितकृत प्रत्यय हो गया क्यप, हरस्व अक्षर हो गया ई, तो ई के बाद तुक का आगम करेंगे, तुक का अनुबंध लोप होके तब बचेगा प्रयोग बन गया एत्यः इत्यः। अवगतम। कित प्रत्यय होने के कारण गुण नहीं हुआ तो सीधे सीधे जाके मिल गया इत्यः। अब यह इसी तरह से स्तु धातु से स्तुत्या बना लिए थे। शास धातु एक विशेष था जिसके प्रयोग करने पर हमने कहा कि प्रयोग बनता है शिष्यः। तो यहाँ विशेष नियम ये था जो शास के आ को ईकार का विधान करता है, तो उसके लिए हमने सूत्र बताया था सास ईदंग हलोह, जिस सूत्र का अर्थ क्या था कि शास के उपधा को ई होता है अंग बाद में रहने पर या हलादि कित प्रत्यय बाद में रहने पर। तो यहाँ शास धातु से जब हमने क्यप प्रत्यय का शेष य बचाया तो शास य स्थिति थी। अब उपधा कौन है, अंतिम से पूर्व वर्ण, तो धातु का अंतिम वर्ण कौन है, दंत सकार, उससे पूर्व उपधा कौन है, आ। उस आ के स्थान में सास उपधायाः ईदंग सास ईदंघलो सूत्र से आ के जगह पर ई आदेश कर दिया। क्यों? क्योंकि क्यप प्रत्यय जो है उसका शेष क्या बचा है, य। ये हलादि भी है और कित भी है, तो हलादि कित प्रत्यय परे रहने पर यहाँ ईकार का आदेश कर दिया, तो स्थिति बन गई सी स य। अवगतम। अब सी स य बताया तो हमने कहा कि यहाँ अब विशेष सूत्र एक और लगाना पड़ता है जो शिश के स को, दंत श को मूर्धन्य में बदलता है। तो वो सूत्र बताया था सासी वशी घसी नाम च। ये सूत्र कहा कि इन धातुओं के सास को, बस को और घस धातु के दंत शकार के स्थान में मूर्धन्य आदेश होता है। कब होता है, इण कुभ्याम परस्य एषाम, इण और कवर्ग से परे यदि दंत शकार हो तो उस दंत शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार आदेश होता है। हमने कहा ये सूत्र क्यों अलग से बनाना पड़ा, दंत शकार को मूर्धन्य आदेश करने वाला तो सूत्र आदेश प्रत्ययो पहले से था ही। आदेश प्रत्ययो सूत्र का भी अर्थ यही है कि इण और कवर्ग से परे इन कुभ्याम परस्य पदांता वैवस्य सस्य शास्या, तो सकार के स्थान में श आदेश करेगा, लेकिन वो जो सूत्र करेगा वह पद में करेगा, पदांत में करेगा। लेकिन ये जो है धातु से जो प्राप्त सकार है उस सकार को शत्व उस सूत्र से नहीं हो सकता था, तो धातु के सकार को भी मूर्धन्य करने के लिए विशेष धातु को गिना करके इस सूत्र को बता दिया शासी वशी घसैनाम च। तो इस तरह से शत्व करके शिष्य प्रयोग बन गया। तो ये सारी चर्चा हमने कल कर ली थी, परसों, दृश्य दुष्य आदित्य इत्यादि। अवगतम। इसके बाद में अब एक सूत्र थोड़ा सा और भी ध्यान में रख ले उदाहरण के तौर पर। अब ये एक सूत्र आता है ऋदुपधा चा क्लृपचितेः, ऋदुपधा चा क्लृपच्रितेः। यहाँ पर में ये सूत्र भी विशेष वर्ण को लेकर के प्रत्यय का विधान करने जा रहे हैं। तो किसका प्रसंग चल रहा अभी, क्यप का। तो सारी की सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते जाइएगा कि अभी क्यप प्रत्यय की स्थिति चल रही है।
तो ये सूत्र कहता है रित उपधात, माने रिकार है उपधा में जिसके, ऐसे धातु से। रिकार उपधा में है जिस धातु के, इस धातु से। अब यहाँ रित में ध्यान दीजिएगा कि रित में भी क्या है, तपरकरण है, और री में ह्रस्व रिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्रस्व रिकार है जिस धातु के उपधा में, वही धातु लिए जाएंगे। तो ह्रस्व रिकार उपधा वाला जो धातु, उस धातु से भी क्यप प्रत्यय का विधान हम करेंगे। अब ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि रिकार उपधा वाला जो धातु होगा वह भी हलंत धातु है। हलंत होने के कारण उससे भी ण्यत प्रत्यय ही होना चाहिए था, रिहलोर ण्यत इस सूत्र से, सामान्य सूत्र से। लेकिन ये विशेष विधान करके कह रहे हैं कि नहीं, यदि ह्रस्व रिकार उपधा में हो तो ऐसे हलंत धातु, और हलंत धातु में भी गिना दिया इस धातु से, तो हलंत धातु से हमेशा क्यप ही होगा। लेकिन एक इसमें अनुबंध शर्त और भी लगा दिया कि क्लिपचिते, अक्लिपचिते। ध्यान रखना कि क्लिप और चित धातु को छोड़ करके, क्लिप और चित धातु को छोड़ करके, तो चित धातु में भी रिकार ही है उपधा में, क्लिप धातु में भी रिकार ही है उपधा में। तो इन दोनों धातुओं को छोड़कर शेष जो बचेगा रिकारांत, रिकार उपधा वाला धातु, उस धातु से क्या प्रत्यय का विधान होगा। अवगतम। जैसे वृतु वर्तने धातु है, तो वृत धातु है वर्तने होने अर्थ में। अब वृत धातु में तकार है अंत में और रिकार उपधा में है, ह्रस्व रिकार है, इसीलिए यहाँ क्यप प्रत्यय करेंगे। क्यप प्रत्यय करने से क्या होगा, य बचा। अब यदि क्यप प्रत्यय मान लो नहीं करते, यत आदि प्रत्यय करते, ण्यत आदि प्रत्यय करते, तो यह जो री को जो होने वाला जो गुण आदि है, लघु पद गुण, वो सब होने लग जाता। वो ना हो इसलिए अलग से विधान किया, और क्यप का शेष य बचा, सीधे जाके मिला तो प्रयोग बन गया वृत्यम। इसी तरह से वृद्ध धातु है बढ़ने अर्थ में, तो वर्धितुम योग्यम या वर्धनम इति वृद्ध्यम। तो यहाँ वृद्ध धातु है, यहाँ भी ह्रस्व रिकार उपधा में है, तो क्या प्रत्यय हो करके वृद्ध्यम बन गया। हमने कहा क्लिप चृत्यो हो, क्लिप और चृत धातु को छोड़ करके, इसका मतलब क्लिप और चृत धातु में क्यप नहीं होगा। तो क्यप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ण्यत हो जाएगा, और ण्यत हो जाएगा तो फिर गुण हो जाएगा री को उपधा में लघुपद, तो वहाँ कल्प्यम चर्त्यम ये प्रयोग है। तो क्लिप धातु है। अब आपने एक बात ये है कि चृत धातु है, तो चृत में तो रिकार उपधा में है, लेकिन क्लिप धातु में यहाँ रिकार उपधा में नहीं, क्या है, रिकार बोल रहे हैं, कल्प्यम प्रयोग बनाते हैं। तो कहा नहीं, ल जो है असिद्ध है, और रील री वर्ण्योर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, रिकार लिकार की सवर्ण संज्ञा होती है, इसीलिए यहाँ क्लिप धातु को भी रिकार उपधा वाला ही समझना चाहिए। इसीलिए क्लिप रिकार से क्लिप का भी ग्रहण होता है और उसका प्रयोग बन जाता है कल्प्यम इत्यादि। अवगतम। तो ये सब दो चार सूत्र क्यप प्रत्यय के बारे में विशेष बातें थी, इसको ध्यान में रखना था। अब परीक्षा की दृष्टि से एक विशेष सूत्र आता है हमेशा, उसको ध्यान रखिए, और वो विशेष सूत्र है मृजेर विभाषा। मृजेर विभाषा, मृज धातु जो है यह भी रिकार उपधा वाला है। अब जब रिकार उपधा वाला है तो ध्यान दीजिए, क्रमिक सूत्र को एक दूसरे से जोड़ते चलिए। जोड़ते चलिए का मतलब ये है कि री हलोर ण्यत धातु जो है, सूत्र जो है, वो सामान्य रूप से रिकारांत और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय करता है। अब आपने उसमें से छांट करके कह दिया कि नहीं भैया, यदि रिकार उपधा में है
तो ऋकार उपधा में रहने पर हमेशा क्यप प्रत्यय ही होगा। ऋदुपद धातु से क्यप प्रत्यय ही होगा, कृप और चृत को छोड़कर। तो मृज धातु जो है, ये तो मृज धातु न तो क्लिप है न चृत है, इन दोनों से भिन्न है, ऋकार ही उपधा में है। तो ऐसी स्थिति में ऋकार उपधा में होने के कारण यहाँ भी हमेशा क्यप प्रत्यय ही होगा। और क्यप प्रत्यय जब होगा तो ऐसी स्थिति में एक ही रूप बनना चाहिए जो क्यप प्रत्यय लगने से बनेगा, मृज्यम। जबकि अलग भी रूप बनता है, तो वो कैसे बनेगा? तो इसके लिए उस विभाग का, माने उस अपवाद का अपवाद, उस ण्यत का निषेधक जो क्यप, उसका भी निषेधक सूत्र है ये कि नहीं, ऋकारांत में यदि मृज धातु हो तो मृज धातु को विकल्प से क्यप हो। अवगतम? अर्थात हलंत होने पर जो सभी धातु को नित्य जो ण्यत था उसको रोक करके ऋकारांत धातु से आपने क्यप किया, और उस क्यप में भी मृज धातु यदि आ जाएगा तो उसमें विकल्प से क्यप होगा। अर्थात एक पक्ष में विकल्प से क्यप हो जाएगा और दूसरे पक्ष में जो सामान्य नियम है आपका रिहल और ण्यत, उस ण्यत से ण्यत प्रत्यय भी हो जाएगा। अवगतम? तो ये प्रयोग कई बार पूछता है परीक्षा में, इसीलिए बताना जरूरी था। अवगतम? तो अब मृज धातु से जब हम क्यप प्रत्यय करेंगे तो क्यप प्रत्यय का शेष क्या बचेगा? य। स्थिति क्या बनेगी? मृज प्लस य। अब यहाँ चूंकि क्यप प्रत्यय में ककार की संज्ञा होने के कारण अन्य कोई कार्य नहीं होगा, तो सीधे जा कर के मिलेगा, तो प्रयोग क्या बन जाएगा? मृज्यः। अवगतम? लेकिन जब मृज धातु रहेगा तो मृज धातु से हम विकल्प पक्ष में अब क्या करेंगे? ण्यत प्रत्यय। ण्यत प्रत्यय का शेष बचेगा य, तो स्थिति बनी मृज प्लस य। अब ध्यान दो, यहाँ जो अब जो स्थिति है मृज प्लस य, माने ण्यत प्रत्यय होने पर जो शेष स्थिति बची है मृज य का। अब यहाँ एक तो ण्यत प्रत्यय है, तो उपधा में यदि कोई अ होता तो वृद्धि हम करते। अब यहाँ उपधा में नहीं है, ऋकार है, तो गुण की स्थिति बनेगी, तो इसको या तो री को गुण अर होना चाहिए और अर हो करके मर्ज्यः इत्यादि प्रयोग बनना चाहिए। लेकिन विशेष रूप बनता है, तो उस विशेष रूप को सिद्ध करने के लिए अलग से विशेष नियम बनाना पड़ा, विशेष कार्य को बताने के लिए। और ये सूत्र अन्य जगह भी बहुत जगह काम करता है, तो वो विशेष नियम ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो विशेष सूत्र है चजोह कुहु घिण्यतोह। ये सूत्र कुत्व का विधान करता है। क्या सूत्र है? चजोह कुहु घिण्यतोह। चजोह कुहु घिण्यतोह जो सूत्र है, इसमें ध्यान दो, अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो है च और ज, तो चश्च जश्च माने चकार और जकार, इन दोनों को एक साथ में रख करके षष्ठी के द्विवचन में, क्योंकि हलंत धातु है, तो क्या बनेगा? चजो। तो चजोह में दो वर्ण आ गया, चकार और जकार। तो इन चकार और जकार के स्थान में षष्ठी होने के कारण स्थान अर्थ आ जाएगा। तो अर्थ क्या हुआ? चकार और जकार के स्थान में कु हो। कु मने कु। अब कु किसकी संज्ञा है ये हमने आपको बता दिया था कि ये पूरे कवर्ग की संज्ञा है। तो इस चकार और जकार के स्थान पर कु हो। कु संपूर्ण वर्ण मतलब हुआ कवर्ग का वर्ण हो। अब कवर्ग का कौन सा वर्ण होगा ये हमको तय करना होता है कि चवर्ग का जो भी वर्ण होगा उसके स्थान पर कवर्ग का वो वर्ण हो जाएगा। मतलब चवर्ग का पहला अक्षर यदि होगा तो कवर्ग का भी पहला अक्षर,
चवर्ग का तीसरा अक्षर तो कवर्ग का तीसरा अक्षर होगा। अवगतम। तो ये कहता है कि जो चवर्ग है और जका च और ज है उसके स्थान पर कवर्ग आदेश कु हो आता है, कवर्ग आदेश हो जाता है। कब होगा? घिति णिति च प्रत्यय परे, या तो घकार इत संज्ञक प्रत्यय बाद में हो या ण की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा प्रत्यय बाद में रहने पर। तो घकार है इत संज्ञक जिस प्रत्यय में, उस प्रत्यय के बाद में रहने पर, या ण की इत संज्ञा है जिस प्रत्यय में, ऐसा णित प्रत्यय बाद में रहने पर कु होता है। और कु जो इस सूत्र में लिखा है ये अविभक्तिक निर्देश है। अविभक्तिक निर्देश का मतलब है बिना विभक्ति लये हुए कु यह अनुकरण पूरे कवर्ग का वाचक ला करके दे दिया और प्रथमांत पद है, इसलिए ये विधेय है, विधान करेगा कि कवर्ग होगा। अवगतम। तो इस तरह से अब हम उदाहरण पे देखें कि मृज धातु से जब आपने क्या किया, ण्यत प्रत्यय किया था विकल्प पक्ष में, तो मृज प्लस ण्यत आया, ण्यत का क्या हुआ य। अब यहाँ ण्यत प्रत्यय जो है इसमें णकार की संज्ञा है और मृज में ज है, तो इस ज के स्थान पर इस सूत्र से तृतीय वर्ण कवर्ग का करेंगे। तो तृतीय वर्ण कवर्ग का कौन होगा? ग। तो स्थिति क्या बनी? मृ ग प्लस य, ये स्थिति बनी ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मृग जब य बन गया, ऐसी स्थिति में अब यहाँ री को वृद्धि करने वाला कोई नियम नहीं था, इसीलिए इस प्रयोग की सिद्धि के लिए ही अलग से ही विशेष सूत्र बनाना पड़ा वृद्धि करने के लिए कि मृद धातु के ऋकार को वृद्धि होता है, तो उसको कहा सूत्र देना पड़ा मृजेर वृद्धि, क्योंकि उपधा में यदि अ होता तो अत उपधाया से वृद्धि हो जाती। तो ऐसी स्थिति में या तो गुण होगा, तो गुण होता तो अर बनेगा, तो प्रयोग बनना चाहिए मर्ग्य, जबकि प्रयोग क्या बनता है? मार्ग्य। तो मार्ग बिना री को आर वृद्धि हुए नहीं बनेगा और वृद्धि करने वाला कोई सूत्र था नहीं, इसीलिए अलग से सूत्र बनाया मृजेर वृद्धि, और मृजेर वृद्धि सूत्र से फिर यहाँ री को वृद्धि कर देंगे आर। तो स्थिति क्या बनी? मार्ग्य ग प्लस य जाके मिल जाएगा, प्रयोग बन गया मार्ग्य। तो मार्जितुम योग्य मार्ग्य, इस अर्थ में ये प्रयोग बनेगा। तो इसका मतलब मृज धातु से दो रूप बनेंगे, जब क्यप प्रत्यय होगा तब तो मृज्य, और जब ण्यत प्रत्यय होगा तो मार्ग्य। अवगतम। अब कहा कि वही एक प्रयोग बनता है, जैसे गृज धातु है, तो गृज धातु है, अब गृज धातु से हम प्रत्यय करेंगे। अवगतम। तो गृज धातु से जब हम प्रत्यय करेंगे तो क्या प्रत्यय करेंगे? क्यप प्रत्यय करेंगे। अब क्यप प्रत्यय यदि करेंगे तो गृज धातु की स्थिति होने पर यहाँ क्यप का शेष बचेगा य। अब क्यप हो जाने पर तो गुण तो होगा नहीं, तो गुण तो नहीं होगा तो फिर गर्ज्य, ये प्रयोग कैसे बनेगा? गर्ज्यम, गर्जितुम योग्यम गर्ज्यम। अवगतम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ विशेष वार्तिक के द्वारा कहना पड़ा कि देख यहाँ पर में क्यप प्रत्यय नहीं होता है। कहाँ? निष्ठायाम अनिट इति वक्तव्यम, माने निष्ठा अर्थ में जो अनिट धातु है ये कहना चाहिए। तो निष्ठा अर्थ में अनिट जो होगा वहीं पर में यह प्रत्यय होगा, शेष जगह नहीं होगा। इसीलिए गर्ज्यम में हम ण्यत प्रत्यय करके और फिर अचोनीति से वृद्धि कर देते हैं। तो वृद्धि कर देते हैं तो वो अचोनीति से वृद्धि तो अब करेंगे नहीं, तो सीधे लघुपद गुण हो करके प्रयोग बन जाता है गर्ज्यम। तो अब गर्ज्यम कैसे बनेगा? स्थिति तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपने कहा कि भाई ण्यत प्रत्यय करेंगे, ण्यत प्रत्यय करने के बाद शेष क्या बचेगा? य। तो ण्यत प्लस य, ये स्थिति बनी।
इस स्थिति बनने के बाद अब हमको यहाँ वृद्धि करने वाला तो और कोई सूत्र है नहीं। मृजेर वृद्धि जो है ये तो केवल मृज धातु विशेष के लिए ही बना है। तो मृज धातु तो यहाँ रहता तब तो हम वृद्धि कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मृज धातु अब है नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर में स्थिति बनी कि वृद्धि की संभावना नहीं है। दूसरी बात क्या हुई कि यदि नियत प्रत्यय कर देते तो स्थिति क्या होती, चजो कु घृण्यतो सूत्र से कुत होने लगता। तो कुत होने लगता तो क्या स्थिति बनती, प्रयोग स्थिति क्या बनती कि ज को ग हो जाता। अब ज को ग होता तो फिर गर्ज्यम प्रयोग कैसे बना, गर्ग्यम प्रयोग बनता। इसका मतलब क्या हुआ, यदि अब ण्यत नहीं करके क्यप करेंगे तो क्यप करेंगे तो क्यप में ककार की संज्ञा होने से गुण का निषेध हो जाएगा। गुण का निषेध हो जाएगा तो री को गुण की स्थिति नहीं बनेगी, तो गर्ज्यम कैसे बनेगा। तो परिस्थिति यहाँ एक विचित्र, गृज धातु से ऋकार उपधा में होने पर भी यदि हम क्यप करते हैं तो भावना नहीं होती है। यदि ण्यत करते हैं तो चवर्ग को कुत्व की स्थिति आ रही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों कंडीशन में ये प्रयोग नहीं बनेगा। तो जब दोनों प्रयोग में नहीं बनेगा तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें। अब हमारे पास शेष कौन बचा, विकल्प से एक ही चीज बचा, यत प्रत्यय। तो बिना यत प्रत्यय का और कोई साधन नहीं है, इसीलिए यत प्रत्यय करके फिर हम प्रयोग क्या बनाते हैं, गर्ज्यम। यदि हम कदाचित क्यप प्रत्यय करेंगे तो गुण की स्थिति नहीं हो पाएगी, तो निपातनात् कुछ करना पड़ेगा। तो इस सबसे अच्छा है कि गृज धातु से यत प्रत्यय ही करके सीधा प्रयोग आपका गर्ज्यम प्रयोग बन जाएगा। अवगतम। तो इस तरह से ये एक विशेष उदाहरण आया, उसी बात को लिखता है तेनेह न गर्ज्यमिति। तो इस तरह से आपने क्यप के विशेष रूप को आपने देखा कि क्यप प्रत्यय कहाँ कहाँ होता है। तो मूल जो ये 4-5 प्रधान सूत्र है उसको ध्यान में रखिए। अब हम सीधे ण्यत प्रत्यय की बात करेंगे, लेकिन ण्यत प्रत्यय होने पर जो अब ये चजो को घिन्यतो सूत्र आ गया जो कुत्व का विधान कर रहा है, वो कुत्व कहीं कहीं नहीं होता है। तो नहीं जहाँ होता है उसके तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि कहाँ कुत्व होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिसको हमको ध्यान में रखना होता है। अवगतम। तो उस प्रयोग के आधार पर जैसे मान लीजिए कि विकल्प से हमने कह दिया कि भाई ये काम होगा, अब उसमें ध्यान रखना कि कुत्व की प्राप्ति होगी तो कुत्व भी रोकेंगे, कहीं कहीं वृद्धि की प्राप्ति होगी वो भी अपवाद में रुकेगा। तो ये कुछ जो विशेष प्रयोग है ये प्रयोग इसमें दिए हुए हैं। अवगतम। तो इसलिए अब जैसे उदाहरण के तौर पर कि प्रयोग बना दिया, क्यप प्रत्यय का उदाहरण दिया, तो उसी में कहते हैं एक जो मुख्य जो सूत्र है वो केवल बता करके आपको बंद करेंगे कि एक सूत्र आ गया विभाषा क्रीवृषोः। विभाषा क्रीवृषोः माने विकल्प से क्री धातु और वृष धातु से भी क्यप प्रत्यय होता है। तो विभाषा माने विकल्प से क्री धातु जो है और वृष धातु, इन दोनों धातुओं से क्यप प्रत्यय हम प्रयोग करेंगे। अब स्थिति यह है कि क्री धातु से होना क्या था, ध्यान दीजिए कि ऋकार है अंत में, इसीलिए रिवर्णांत धातु से ण्यत प्रत्यय होगा। अब ण्यत प्रत्यय होगा तो नित्य ही ण्यत होगा, उसको रोक करके ये कहा कि नहीं क्यप होगा। तो एक पक्ष में ये क्यप कर देगा विकल्प से, तो जिस पक्ष में क्यप हो जाएगा उस पक्ष में तो व्री प्लस ये स्थिति बनी। अब यहाँ हरस्व वर्ण होगा व्री में री, आगे क्यप का यह है जो पित कित प्रत्यय है, इसीलिए पित कित प्रत्यय होने से
हरस्वस्य पितिकृति तुक से तुक का आगम हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा कृत्य, और कृत्य से सु अम कर देंगे कृत्यम, तो कर्तुम योग्यम कृत्यम, ये भी प्रयोग प्रसिद्ध है इसलिए हमने बताया। तो एक पक्ष में तो क्री धातु से जब हम क्यप प्रत्यय करेंगे तब तो कृत्यम बनेगा, दूसरे पक्ष में री हलोर न्यत से न्यत होगा तो उस पक्ष में कार्यम प्रयोग बनाएंगे, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। अवगतम। इसी तरह से दूसरा जो धातु बढ़ा दिया वृष धातु। अब वृष धातु जो है इस धातु में से भी विकल्प से क्या प्रत्यय करेंगे, तो क्या प्रत्यय कर देंगे तो इस पक्ष में क्या बन जाएगा वृष्यम। अब ये प्रश्न आया कि एक बात बताइए कि अभी तो ऋदुपधा चाक क्लिप्सिते ही ये सूत्र आपने पढ़ाया ही था कि ऋकार उपधा में रहने पर, तो क्री धातु का तो चलिए उपधा में नहीं है, अंत में है री, तो उसके लिए आपने इस सूत्र में यहाँ ग्रहण किया। लेकिन वृष धातु के उपधा में तो ऋकार है, तो वहाँ यहाँ तो उसी सूत्र से काम हो जाता। यहाँ क्योंकि तो कहा ऋदुपधा क्लिप्सिते सूत्र जो था वो तो नित्य निषेध करता था, तो नित्य निषेध करता था तो इसका मतलब विकल्प पक्ष में रूप नहीं बनता, जबकि इसके भी विकल्प पक्ष में रूप बनते हैं। इसीलिए अलग से इसको इस सूत्र में गिनाना पड़ा कि क्री धातु और वृष धातु इन दोनों धातुओं से भी विकल्प से क्यप प्रत्यय होता है, तो जिस पक्ष में क्यप हो जाएगा उस पक्ष में वृष्यम प्रयोग बन जाएगा। अवगतम। तो ये एक इस तरह से प्रसंग था जो क्यप प्रत्यय का संपन्न होता है। अब आपका विशेष प्रत्यय बचा ण्यत प्रत्यय। तो ण्यत प्रत्यय कहाँ कहाँ हो, उसके लिए विशेष और सामान्य इस दोनों प्रकार के सूत्रों का कुछ अध्ययन करना होगा। तो उसके लिए पहला आपका सामान्य जो नियम है वो नियम री हलोर ण्यत, जिसकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो री हलोर ण्यत जो है सूत्र का अर्थ भी समझ में आ गया कि री हल, री च हल च इति री हलो, तयो हो री हलो, माने रिकार और हल ये जो दोनों हैं। अवगतम। अब ये दोनों जो है धातु का विशेषण है, तो धातु के विशेषण होने के कारण अंत लग जाएगा। अंत की उपस्थिति जब होगी तो री का अर्थ क्या हो जाएगा रिवर्णांत, अर्थात री वर्ण है अंत में जिसके, ऐसे रिवर्णांत धातु से, और हल है अंत में जिसके ऐसे हलंत धातु से। तो अर्थ क्या निकला, ऋकारांत धातु और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय होता है भाव और कर्म अर्थ में। और ये प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाएंगे, क्या कृत्य संज्ञक प्रत्यय। तो अब कृत्य संज्ञक का अगला प्रत्यय आपका ये ण्यत प्रत्यय। अवगतम। अब उदाहरण के तौर पर ऊपर में विभाषा क्री वृषो सूत्र से विकल्प से हमने जब क्या प्रत्यय कर दिया था तो क्री का कृत्यम बनाया था, वृष का वृष्यम बनाया था। तो उसका जो विकल्प पक्ष में है वो विकल्प पक्ष में री हलोर ण्यत से जब ण्यत प्रत्यय होगा तो क्री प्लस ण्यत, ये स्थिति बनी। ण्यत का बचा य, क्री प्लस य। अब यहाँ क्री में जो री है वो अच वर्ण है और अजंत है, और अजंत की अंग संज्ञा भी होती है। अंग संज्ञा करने वाला सूत्र एक व्याकरण में है, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, अर्थात ये सूत्र अंग संज्ञा करता है। यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् परे अंग संज्ञम स्यात्। जो प्रत्यय जिससे करते हैं उस प्रत्यय के बाद में रहने पर तदादि शब्द स्वरूप की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर में क्री धातु से हमने प्रत्यय किया ण्यत, तो ण्यत प्रत्यय परे रहने पर उससे जो पूर्व में जो धातु, उस धातु विशिष्ट तदादि माने वो है आदमी जिसके, उसके संपूर्ण की क्या हो जाती है अंग संज्ञा। तो अंग संज्ञक संक्षेप में समझ लो कि क्री जो है ये अंग संज्ञक हो गया। अब अंग संज्ञक होने के कारण यहाँ विशेष नियम आता है वृद्धि करने वाला सूत्र। कहीं भी इस तरह से अंग संज्ञक यदि अंत में हो तो इत नित प्रत्यय परे रहने पर
उस अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है। तो सूत्र है अचोणिति। अचोणिति सूत्र कहता है अजंत अंग को वृद्धि होती है ईत णित प्रत्यय परे रहने पर। तो यहाँ णित प्रत्यय कौन है? णित प्रत्यय आपका हो गया य, ण्यत। अजंत अंग कौन हो गया? क्री में री। इस क्री के री को हम वृद्धि कर देंगे। तो री को वृद्धि क्या करते? आर। स्थिति क्या बनी? कार प्लस य जाके मिल जाएगा कार्य, बन जाएगा कार्यम। अवगतम। जिस पक्ष में हम क्यप कर देंगे उस पक्ष में वृश्य कृत्यम ये प्रयोग। तो दोनों अंतर ध्यान रखना, क्री धातु से ही बने हुए रूप हैं, दोनों का अर्थ वही होगा। कर्तुम योग्यम कृत्यम, कर्तुम योग्यम कार्यम, उभयमपि रूपम भवति। कथम भवति इति चेत् क्री विभाषाः इति सूत्रेण यदा विकल्पेन क्यप् प्रत्ययः तस्मिन् पक्षे क्रिय हरस्वस्य पिति कृतित्व इति सूत्रेण तुगागमे कृत्यमिति रूपम। यदा च ण्यत् प्रत्ययः तदा अचोणिति सूत्रेण अजन्तांगस्य वृद्धौ कार्यमिति रूपम। तो दोनों का अर्थ समान होगा। इसी तरह से वृष धातु से क्यप प्रत्यय करने पर आपने क्या कर दिया था? वृष्यम। लेकिन जब हम ण्यत प्रत्यय करेंगे तो वृष धातु से ण्यत का क्या बचेगा? य। स्थिति बनी वृष य। अब यहाँ ण्यत प्रत्यय होने पर यहाँ जो गुण प्राप्त है वो गुण हो जाएगा। वृद्धि की तो स्थिति नहीं है, इसीलिए वृद्धि होगी नहीं। तो पुगंत लघुपदस्य से वृद्धि गुण कर देंगे तो री को गुण कर देंगे अर। तो अर कर देंगे तो क्या बन गया? वर्ष्य। तो क्या बन जाएगा? वर्ष्यम। अंग संज्ञा करने वाला एक सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यये अंगम। यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्ययंगम। इस सूत्र का अर्थ है, ये सूत्र अंग संज्ञा करता है। अंग संज्ञा किसकी करता है? तो यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे हम करते हैं उस प्रत्यय के बाद में रहने पर तदादि शब्द स्वरूप की, पूरे शब्द की अंग संज्ञा हो जाती है। तो जैसे हमने कहा यहाँ कि क्या है कि क्री धातु है, इस क्री धातु से परे आपने ण्यत प्रत्यय किया तो यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते। तो ण्यत प्रत्यय कस्मात् क्रियते? क्री धातोः क्रियते। तो क्री धातोः ण्यत प्रत्यय, तो उस प्रत्यय के परे रहने पर तदादि शब्द स्वरूप। तदादि का मतलब स आदौ यस्य एवं भूतस्य शब्द स्वरूपस्य। तो वह उसके आदि में जो पूरा का पूरा जो शब्द है, तो पूरे जो क्री है इसकी क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। अंग संज्ञा होने के कारण यहाँ विशेष नियम आ जाता है अचोणिति। वो सूत्र कहता है अच प्रत्याहार का वर्ण है अंत में जिसके, ऐसा जो अंग संज्ञक। तो अंग संज्ञा किसकी हुई है? क्री की। उसके अंत में अच कौन है? क्री में री। ऐसे री को क्या करेंगे हम? वृद्धि। तो अजंत अंग को वृद्धि होगी। तो यहाँ अजंत अंग है इसलिए वृद्धि हो गई। कहीं पर में ऊ होगा तो उसको अजंत अंग को वृद्धि कर देंगे, कहीं अन्य वर्ण होगा तो उसको हम वृद्धि करेंगे। तो इसलिए अच को करेंगे वृद्धि। और वो कहाँ होना चाहिए? अंग संज्ञक होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अंत में होना चाहिए। इसीलिए री को हम वृद्धि करके कर दिए आर। तो इससे क्या बना? कार्य जाके बन गया, क्या बन गया? कार्यम। तो कर्तुम योग्यम कार्यम इत्यपि रूपम, कृत्यम इत्यपि रूपम। अवगतम। तो ये एक सामान्य आपका जो ऋकार और हलंत धातु से ण्यत प्रत्यय का विधान होता है, ये आपको सूत्र बताया। अब ध्यान रखिए कि ये सारी की सारी जो स्थिति चल रही है इसमें आपको ये ध्यान रखना है अब कि लगभग सारे प्रत्यय आ चुके हैं, कृत्य संज्ञक प्रत्यय। अब इन कृत प्रत्यक संज्ञकों में अभी चूंकि आप जो ण्यत प्रत्यय पढ़ा है, तो ण्यत प्रत्यय के होने से दो तीन काम विशेष बातें आपने देखी कि एक तो कुत्व की स्थिति बनेगी। घित नित प्रत्यय परे रहने पर यदि चवर्ग और जकार होगा तो कुत्व की स्थिति बनेगी। एक तो ये स्थिति है। उसके बाद में आपने कहा कि वृद्धि की स्थिति होगी, तो
तो जहाँ अजंत अंग होगा वहाँ अचोनित से वृद्धि करेंगे। यदि अजंत अंग नहीं है तो वहाँ लघुपद प्राप्त जो गुण होगा वो होगा। ये सारी चीज़ें स्थिति हमें ण्यत प्रत्यय के होने पर स्वतः सिद्ध है, लेकिन इस सब के होने पर भी कुछ विशेष धातुओं से विशेष कार्य के द्वारा कहीं हम कुत्व न होना चाहिए तो भी कुत्व निपातन से करते हैं। अवगतम, कहीं पर में कुत्व की स्थिति यदि हो रही है उसको रोकना है तो वो भी निपातन से रोकेंगे। तो इस तरह के कुछ विशेष प्रयोग के द्वारा ण्यत प्रत्यय होने पर विशेष स्थिति भी बनती है। इस विशेष स्थिति में जो बनने वाले प्रयोग हैं उसमें प्रायः जो कुछ किताब में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे उदाहरण, लेकिन कम से कम जो प्रसिद्ध जो उदाहरण है, प्रसिद्ध जो प्रयोग में पूछे जाते हैं, ऐसे उदाहरणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अवगतम, अब जैसे मान लीजिए एक प्रयोग हम आपको बताते हैं कि एक सूत्र आता है प्रयाजानुयाजौ यज्ञांगे। हालांकि ये आप लोगों के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि यज्ञ से संबंधित अर्थ विशेष को बताने के लिए प्रयोग हम करते हैं प्रयाज अनुयाज। तो अब प्र उपसर्ग पूर्वक यज धातु है, समझ में यही बात स्थिति होगी। अब प्र उपसर्ग पूर्वक यज धातु है तो यज जरा विचार कीजिए कि हमको प्रयोग बनाना है प्रयाज, और प्रयाज जो बनेगा तो ऐसी स्थिति में कैसे बनेगा प्रयाज, क्योंकि यज धातु है। अब यज धातु हमेशा हलंत है, तो हलंत होने के कारण या तो कृदंत का जो प्रत्यय होगा वह ण्यत प्रत्यय होगा। अब ण्यत प्रत्यय होगा तो स्थिति प्रयाज कभी बनने की स्थिति नहीं बनेगी। क्यों कि यज धातु से ण्यत प्रत्यय का शेष बचेगा य, फिर ण्यत होते ही चजो को सूत्र से कुत्व की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर में प्रयाज ये स्थिति बन नहीं सकती है। इसका मतलब ण्यत प्रत्यय तो है ही नहीं। अब जब ण्यत प्रत्यय नहीं है तो स्थिति क्या बनेगी, कोई ऐसा प्रत्यय लाना पड़ेगा जिस स्थिति में आपको जकार भी रखना है और कवर्ग को कुत्व भी करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि हम जो कहते हैं कि एक प्रयोग बनता है प्रयाग, तो प्रयाग कैसे बनेगा, तो प्रयाग जो बनेगा यह दिखाई दे रहा है कि धातु तो यज धातु ही है। अब यज धातु से ण्यत प्रत्यय तो है नहीं, इसका मतलब हमारे पास दूसरे अर्थ को बताने के लिए भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है। अब घय प्रत्यय जब कर देंगे, जरा ध्यान दीजिए, तो प्र उपसर्ग पूर्वक यज धातु से घय प्रत्यय भाव अर्थ में प्रकृष्टम यजनम प्रयागः अनुयागः। तो प्रयाग अनुयाग ये जो शब्द बनता है यह इस स्थिति में ध्यान दीजिए, प्र उपसर्ग पूर्वक यज धातु से भाव अर्थ में हम घय प्रत्यय करेंगे। तो घय प्रत्यय जब करेंगे तो ऐसी स्थिति क्या बनेगा, घय का शेष अ बचेगा। अब यहाँ स्थिति बनी प्र प्लस यज प्लस अ। अब यहाँ देखो घय प्रत्यय में घकार की संज्ञा है, इसीलिए घित हो गया, और घित होते ही चजो को घृण्यतो सूत्र से कुत्व हो जाएगा। तो कुत्व हो जाएगा तो ज को कुत्व ग कर देंगे। अब ग जब हो गया, यहाँ उपधा में अ भी है, तो अत उपधाया से वृद्धि भी हो जाएगी घित नित प्रत्यय बाद में रहने पर। तो अब क्या होगा, प्रयाग बन जाएगा। तो प्रयाग बन जाएगा तो प्रयाग तो हम किसी रूप में बना लेंगे कि चलो ण्यत प्रत्यय नहीं करके हम क्या कर लेंगे, घय प्रत्यय कर लेंगे। घय प्रत्यय होने पर कुत्व आदि की सूत्र की प्राप्ति स्वतः है, वो सारा सूत्र लग जाएगा तो प्रयाग बन जाएगा प्रयोग। लेकिन प्रयाजाह कैसे बनेगा, प्रयाजाह कैसे बनेगा, ये स्थिति नहीं बन रही है।
तो इसीलिए एक सूत्र दिया कि देखो यज्ञ का यदि अंगवाचक हो, अवगतम, तो यज्ञ का अंगवाचक जो शब्द है, इस अर्थ में यज्ञ का अंगवाचक होने पर प्रयाज और अनुयाज ये दोनों शब्द निपातन से सिद्ध होता है। निपातन का मतलब क्या है कि जैसा प्रयुक्त है वैसा का वैसा सही रूप मान लेना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि नियम से तो क्या होना चाहिए, यहाँ कुत्व होना चाहिए। घय प्रत्यय करेंगे प्र उपसर्ग पूर्वक यज धातु से घय प्रत्यय, तो कुत्व होना चाहिए, तो कुत्व नहीं हुआ। तो कोई पूछा कुत्व क्यों नहीं हुआ, तो हम कहेंगे निपातन से कुत्व नहीं हुआ। अवगतम। तो इस तरह से निपातन से कुत्वाभाव करके प्रयाज जो शब्द जैसा शुद्ध है उसी तरह से इसको मान लिया गया। तो इस तरह कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जहाँ विकल्प से भी रूप बनता है और दूसरे पक्ष में किसी कार्य को रोकते भी हैं। तो निपातन इत्यादि के द्वारा प्रयाज, अनुयाज इत्यादि शब्द यज्ञ का अंग अर्थ होने पर निपातन से सिद्ध होता है। यदि यज्ञ का अंग ना हो तो उसमें घय प्रत्यय करके कुत्व आदि करके प्रयागः अनुयागः ये प्रयोग बन जाता है। एक लड़का उधर से लिख रहा है कि इसी तरह से भोग्यम और भोज्यम, समझ में आ रही बात। तो इसके लिए भी विशेष नियम है, आगे आएगा कि एक सूत्र आता है भोज्यम भक्षे, भोज्यम भक्षे। ये भी सूत्र अब निपातन से क्या क्या करेगा ध्यान रखना। हालांकि ये सूत्र आता जब तब चर्चा करते, पता नहीं बीच में कहाँ से टपका दिया, कोई बात नहीं। तो एक सूत्र आएगा भोज्यम भक्षे। अब भुज धातु जो है वो चूँकि हलंत धातु है, तो हलंत धातु से हमेशा क्या होगा, ण्यत प्रत्यय ही होगा। तो ण्यत प्रत्यय जब होगा तो यहाँ ण्यत का शेष क्या बचेगा, य, भुज प्लस य। अब भुज प्लस य जब बना तो उसको कुत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी, चजो को घृण्यतों से, तो कुत्व भी हो जाएगा, गुण भी हो जाएगा, तो भोग्यम प्रयोग बन जाएगा। लेकिन वहाँ एक सूत्र दिया विशेष कि भोज्यम भक्ष्ये, यदि भक्ष्य अर्थ हो, खाना अर्थ हो, भोक्तुम योग्यम, यदि भुज धातु का अर्थ खाना है, भोजन करना, तो उस अर्थ में भुज धातु से भोज्य ही प्रयोग बनेगा। अब भोज्य कैसे बनेगा भाई, निपातन से। तो अब निपातन से बिना यत प्रत्यय किए नहीं बनेगा, क्योंकि क्यप प्रत्यय करेंगे तो गुण नहीं होगा, तो भोज्यम नहीं बनेगा। ण्यत प्रत्यय करेंगे तो भोग्य बनेगा। इसका मतलब निपातन से यत प्रत्यय करेंगे, और इसीलिए हम कह देते हैं कि निपातनात् ही भोज्यम प्रयोग की सिद्धि होती। तो जब खाना अर्थ हो तब तो बनता है भोज्यम निपातनात्, और जब भोक्तुम योग्यम में भोग करना अर्थ है, किसी चीज़ को भोग कर रहे हैं, तो भोग करने अर्थ में प्रयोग बनेगा भोग्यम। तो ये दोनों ही प्रयोग बनते हैं, भोग्यम भी और भोज्यम भी। तो ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ देता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो बोला है कि जब खाना अर्थ हो तब तो भोक्तुम योग्यम भोज्यम, और जब भोग करना अर्थ हो तो बनेगा भोज्यम इत्यर्थ। अवगतम। अब इसी तरह से एक और भी चीज़ आपको बता दूं, एक उदाहरण है जो बहुत प्रयोग है, वचो अशब्द संज्ञायाम, वचो अशब्द संज्ञायाम। वच धातु यदि है और वो शब्द की संज्ञा नहीं है, क्या वच धातु है और उस वच धातु से यदि शब्द की संज्ञा न हो, अवगतम, यदि शब्द का नाम नहीं हो, शब्द को लेकर के जो कोई संज्ञा की गई है वो न हो, तो ऐसी स्थिति में वाच्यम ये शब्द बनेगा। अर्थात कुत्व का अभाव हो करके वाच्यम प्रयोग निपातन से सिद्ध बनेगा। नहीं समझ में आ रही बात? उदाहरण से समझो कि वच धातु है। अब वच धातु से यदि हम ण्यत प्रत्यय करते हैं
तो ण्यत प्रत्यय करने पर शेष क्या बचेगा? य। अब ण्यत प्रत्यय होने पर अतुबधाया से वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन ण्यत प्रत्यय होने पर चजो कु घिन्यतो सूत्र तुरंत प्रवृत्त होगा और कहेगा कि ये जो चवर्ग है उसको क्या करेंगे? हम कुत्व करेंगे। तो कुत्व करेंगे तो क्या बनेगा? वाक्यम। तो वाक्यम बनेगा। अब वाक्यम जो है, ये वाक्य जो बनता है ये शब्द की संज्ञा है। शब्द की संज्ञा है ना, कि पद और वाक्य ये सब पद की शब्द की संज्ञा है। तो सुप्तिंग चयो वाक्यम, सुबंत और तिगंत समुदाय का नाम वाक्य है। तो यदि शब्द की संज्ञा होगी तब तो वाक्य बनेगा, प्रयोग ण्यत प्रत्यय हो करके बनेगा। लेकिन शब्द की संज्ञा न हो, केवल हम कहना चाहते हैं वक्तुम योग्यम, तो वक्तुम योग्यम बोलने योग्य, इस अर्थ में फिर क्या बनेगा? वच धातु से। तो कहा इस अर्थ में तो वाच्यम ही बनेगा। कहा वाच्यम कैसे बनेगा भाई? हलंत धातु है तो ण्यत होगा, ण्यत होगा तो कुत होगा। तो कहा कि नहीं, निपातन से शब्द संज्ञा से भिन्न प्रयोग में कहने योग्य अर्थ में वच धातु से निपातन से हम ण्यत प्रत्यय करेंगे और कुत्व का अभाव करेंगे। तो कुत्व का अभाव विशेष रूप से निपातन से किया। तो वाच्यम प्रयोग जो लोक में प्रयोग सिद्ध है, उसी सिद्धि को सही बनाने के लिए कहा कि वाच्यम शब्द निपातन से बनता है। तो वाच्यम में मूलतः निपातन से क्या करना पड़ा? कुत्व का अभाव निपातन करना पड़ा। तो कुत्व का अभाव जब होता है तो वह बोलने योग्य इस अर्थ में प्रयोग होता है, और जब शब्द की संज्ञा होती है उस पक्ष में तो ण्यत प्रत्यय हो करके वाक्यम प्रयोग बन ही जाता है। अवगतम? तो इस तरह से ये सारे ण्यत प्रत्यय हमने आपको बताए। अब इसी तरह एक प्रधान सूत्र और बता करके लगभग ये संपन्न नहीं होगा। उसी बात को लिखता है भोज्यम भक्ष्य में भी कि भोग्यम अन्यत ण्यत प्रकरणे इत्यादि इत्यादि। अब अन्य अर्थ में तो खाने से भिन्न अर्थ कौन हो गया? भोग करना। तो भोग करने अर्थ में क्या बनेगा? भोग्यम। इसी तरह से खाने अर्थ में बना भोज्यम। इसी प्रकार शब्द की संज्ञा में बनेगा वाक्यम और अशब्द संज्ञा में बनेगा वाच्यम। अब एक सूत्र इसी तरह से आ गया विशेष, जो मैं बताऊंगा तो लगभग ये प्रकरण ही संपन्न हो जाएगा। तो अगले प्रकरण देखें। एक सूत्र है ओरावश्यके। ओरावश्यके ये सूत्र ओह आवश्यके। तो ओह जो है उकार के षष्ठी के एक वचन का रूप है ओह। तो ओह का मतलब हो गया उकार। उकार जो है धातु का विशेषण है, इसीलिए विशेषण होने से अंत अर्थ आ जाएगा। अंत अर्थ आ जाने से इसका अर्थ करेंगे उवर्णांत धातु। तो यदि उवर्णांत धातु है तो ऐसे धातु से आवश्यक अर्थ में, माने अवश्य निश्चय, इस अर्थ को बताने के लिए इस अर्थ के द्योत्य होने पर ण्यत प्रत्यय हम करेंगे। अवगतम? तब ण्यत प्रत्यय करेंगे तो कैसे? अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर धातु कौन है? लू धातु। लू छेदने धातु है। अब यदि ये नियम सूत्र नहीं बनाता तो चूंकि लू धातु जो है अजंत धातु है, तो अजंत धातु से हमेशा यत प्रत्यय होता, और यत प्रत्यय होता तो प्रयोग क्या बनेगा? लभ्यम। तो लभ्यम तो बनेगा ही, लवतुम योग्यम जो काटने योग्य है उसको लभ्यम। लेकिन कहा कि नहीं नहीं, यदि कोई आवश्यक अर्थ है अवश्य काटने योग्य, तो निश्चय अर्थ को बताने के लिए उवर्णांत धातु से ण्यत प्रत्यय भी होता है। अब जब ण्यत प्रत्यय कर दोगे तो अंतर क्या होगा कि लू धातु से ण्यत प्रत्यय का शेष बचेगा य। ण्यत प्रत्यय होने के कारण अचोनीति से अजंत अंग को वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो करके ऊ को औ, फिर आव आदेश कर देंगे बांतोई प्रत्यय से, तो प्रयोग बन जाएगा लाभ्यम पाव्यम। अवगतम? तो इस तरह से अब प्रयोग में ध्यान रखना है कि परिस्थिति प्रयोग को देख करके भी हम समझ सकते हैं कि लाभ्यम में आव है, आ का उच्चारण, और आ जो है वृद्धि है, और वृद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक कि ण्यत प्रत्यय नहीं होगा। तो इसका मतलब लाभ्यम प्रयोग को ही देख करके समझ जाना चाहिए कि यहाँ ण्यत है। यदि मान लीजिए कहीं लभ्यम है, इसका मतलब क्या है कि ण्यत से भिन्न प्रत्यय है, और ण्यत से भिन्न प्रत्यय कौन होगा? यत प्रत्यय। इसीलिए लभ्यम आदि में यत प्रत्यय।
अवगतम, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अब आपको इसलिए हमने बताया कि अवश्य लाभ्यम इत्यादि जो प्रयोग बनता है लू धातु होने पर ण्यत् प्रत्यय हो करके बनता है, जो यत का अपवाद है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रख करके कि ऐसे प्रधान जो उवर्णांत आवश्यक है अर्थ में, उससे ण्यत् प्रत्यय होता है। अवगतम, इस तरह से अब ये चित्याग्नि चित्ते इत्यादि करके हो गया। फिर लास्ट में कुछ शब्दों को निपातन के द्वारा गिना दिया और कर्ता अर्थ में, तो हम उसको केवल पढ़ देते हैं, उसमें कुछ है नहीं। ये भी शब्द निपात, जैसे भव्य, भवती इति भव्य, गेय, तो भवती ये भव्य तो वैसे भी हम बना सकते थे, ध्यान रखना, क्योंकि भू धातु है और भू धातु से हम क्योंकि अजंत धातु है तो यत प्रत्यय करेंगे तो भव्य तो बन ही जाएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, होने योग्य। लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं, कर्ता अर्थ में ये भव्य प्रयोग बना है, तो कर्ता अर्थ में तो ण्यत् प्रत्यय यत प्रत्यय होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने भाव कर्मणो सूत्र से भाव और कर्म अर्थ में ही पढ़ा है। तो फिर जो हो रहा है वो भव्य है यह, तो यह कर्ता अर्थ में प्रयोग कैसे बना? कहा निपातन से कर्ता अर्थ में भी यत प्रत्यय करके भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, ये सारे कुछ 2-4 शब्द हैं जो इस कृत्य प्रत्यय के होते हुए भी भाव कर्म अर्थ में न हो करके कर्ता अर्थ में होता है। अवगतम, तस्मात् भवतीति भव्यः, भव्यम अनेन कर्ता और करण अर्थ में, गायतीति गेयः, जो गाने योग्य है गान वो है गेय, साम गान इत्यर्थ। तो इस तरह से गेय, भव्य इत्यादि प्रयोग कर्ता अर्थ में बन जाते हैं। इति कृदन्ते कृत्य प्रकरणम समाप्तम। तो इस तरह से हमारा यह कृत्य प्रकरण समाप्त हो गया। अब कृत्य प्रकरण के जो आपके प्रधान सूत्र थे उसको आपको देख लेना है। इसी तरह से आगे के प्रकरणों के साथ हम कृदंत प्रत्यय के विशेष और आवश्यक सूत्रों को लेकर के चर्चा करेंगे पुनः कल। अब इसके बाद फिर वाक्यपदीयम में अपन उपस्थित होंगे, और आप लोग मत उपस्थित होना, क्योंकि एक किताब पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, और आप सभी आते रहिए इसी तरह से। धीरे धीरे मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अब आप लोग कम हो जाए, तो इस कक्षा को बंद करें, क्योंकि पढ़ने पढ़ते बहुत दिन हो भी गया, 2 महीना। तो इसी हिसाब से फिर अपन मिलते हैं और अन्य दूसरे विषय में देखते हैं स्थिति क्या बनती है। बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, और इसको अब विराम देते हैं 15-20 मिनट के लिए।